Good morning to all my physics characters. My name is Mansi Bhardwaj and this is a beautiful channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, एरिया वेक्टर निकाला था और जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था क्लोज्ड सरफेस के अंदर, यानी 3D भी थी और 2D भी थी, ठीक है। तो उनमें हमने देखा था कि हमारा जो पोटेंशियल आ रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था, ठीक है, वो हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि जो हमारा क्लोज्ड सरफेस था उसका हमने कैसे यूज किया था, वो हम देखेंगे गॉस लॉ में। तो देखो सबसे पहले गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या है। गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस से थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज क्या होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स, किसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है ऑफ 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर। देखो ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, गॉस लॉ की। गॉस लॉ में क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना क्लोज्ड सरफेस के अंदर, वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है किसके, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर की, ठीक है। यानी इसकी जो हम मैथमेटिकल जब हम इसको देखते हैं तो हमारा क्या आता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1 यानी q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी मैथमेटिकल नोट, इसको इस तरीके से लिखते हैं, जो हमारा गॉस लॉ होता है phi इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जो हमारा स्फीयर के अंदर चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स फ्लक्स हमें बाहर मिलता है, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन है गॉस लॉ की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, इसमें देखो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कुछ आ रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि 3D के अंदर, 3D हमारा स्फीयर क्या है, 3D है। 3D के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 आ रहा था। उसमें कंडीशन क्या थी कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और 3D होना चाहिए। स्फीयर हमारा क्या 3D है, तो ये कंडीशन थी। लेकिन इसमें जो क्या है, यहाँ पे जो चार्ज है इस स्फीयर के अंदर है, यानी इसकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 नहीं होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो वही हमारी क्या है, गॉस लॉ, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस 1/एप्सिलॉन टाइम्स किसके, जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन ए स्फीयर, उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स फ्लक्स हमें मिलता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा गॉस लॉ। अब देखो जो ये गॉस लॉ है, इसमें देखो गॉस ने हमें क्या बताया था, उन्होंने ये बताया कि जो हम सरफेस लेते हैं गॉस के लिए, मतलब इस जो लॉ को डिराइव करने के लिए, वैसे लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी छोटी सी एग्जांपल से इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारा नेट फ्लक्स है वो किसके इक्वल, q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। उन्होंने ये बताया कि जो हम इनको प्रूव करने के लिए जो हम सरफेस लेंगे, ठीक है, वो हमारी क्या होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है, जिसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो, जिसकी सरफेस पे, ये हमारी सरफेस है, जिसकी सरफेस पर, ये हमारा स्फीयर है, इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। जिसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है वो हमारी कौन सी होती है, गॉसियन सरफेस। और जो गॉस लॉ ने उन्होंने जो यूज किया था, हर एक अपने जो इसकी एप्लीकेशन की थी गॉस लॉ की, उन्होंने गॉसियन सरफेस का ही यूज किया था, जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेम था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने गॉसियन सरफेस का यूज किया था, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका एक जो गॉस लॉ था हमारा, इसका क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं कि वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स ही आता है जो हमें नेट फ्लक्स मिलता है ना उस स्फीयर के अंदर से, ठीक है। अब देखो यहां से मान लिया कि हमने एक चार्ज ले लिया इस स्फीयर के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस स्फीयर का यहाँ से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लिया, क्योंकि इसकी सरफेस पे बहुत सारे एरिया एलिमेंट के कारण हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इस वाले की भी करते हैं। अब देखो इसका जो एरिया एलिमेंट होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी ये DA, मान लिया DA हमारा क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज से हमेशा आउटवर्ड लगता है, चार्ज से आउटवर्ड यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि चार्ज से आउटवर्ड जा रहा है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मान लिया दूसरे वाले एरिया एलिमेंट के लिए ये हो
होगा, मान लीजिए हमने एरिया एलिमेंट छोटा एक और ले लिया, ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमारा फील्ड होगा, इसी डायरेक्शन में, फिर हम उसके बाद यहाँ पे एरिया एलिमेंट ले लेंगे DA, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कैसी सरफेस लिए, गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम है, और जो एरिया एलिमेंट है वो अलग अलग के लिए देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग जो है जो एरिया एलिमेंट है, देखो इस तरीके से, मान लिया इसके लिए ले, इसके लिए ले, इसके लिए, तो हर एक ये जो एरिया एलिमेंट के लिए इस तरीके से अलग अलग ले लेंगे, ठीक है यार। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ से जब हम मान लिया d5 निकालेंगे, d5 हमारा क्या, मान लिया इसके कारण जो फ्लक्स आ रहा है बाहर, पहले हम इसके कारण निकालेंगे, फिर इनका टोटल समेशन इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो d5 देखो, यहाँ से जब d5 सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो हमारा क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट dA, क्योंकि हमारा एरिया एलिमेंट तो d एरिया है हमने, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो ये है ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, हम इसलिए हमने इसमें वेक्टर का साइन लगाया। हमें पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो क्या होता है, EDA cos थीटा आता है। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया एलिमेंट है, इनके बीच में एंगल क्या है, देखो सेम, एक दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या है, 0, तो यहाँ से देखो EDA आ जाएगा, cos 0 हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ से जो सिंगल इसका आया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंगल एरिया एलिमेंट का, वो क्या आया, EDA, ठीक है, इसका ये आया। अब अगर हम नेट फ्लक्स निकालेंगे तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ये हमारा नेट फ्लक्स निकालेंगे, पहले इसका फिर इसका, इसका अलग अलग हम करने की बजाय हम टोटल सम अप कर देते हैं इनका, यानी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन d5 हमारा E डॉट D इक्वल था EDA को हम सोल्व कर चुके, ठीक है, यहाँ से EDA आया। अब देखो ये जो एरिया एलिमेंट है, यहाँ से हमें पता है हमने कैसी सरफेस ली थी, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ली थी, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है, तो ये सेम है, तो इंटीग्रेशन से इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेंगे, और ये DA, और हमें पता है कि स्फीयर का हमारे पास एरिया क्या होता है, E इंटू 4πr², मान लिया इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से रेडियस r मान ली, यहाँ से E इंटू 4πr², इसका इंटीग्रेशन हमने एरिया सोल्व कर दिया, तो E इंटू 4πr²। अब देखो जो नेट फ्लक्स है, अब देखो ये कैसे सोल्व हो जाएगा, यहाँ से phi इज इक्वल टू, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q बाई 4πε0 r² होता है, कैपिटल R ही ले लेते हैं हम इसमें, है ना, और इनटू में कितना आ जाएगा 4πr², ठीक है, यहाँ पे ये d5 थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 4π से 4π कैंसिल, यहाँ से r² से r² कैंसिल, यानी देखो हमारा जो फ्लक्स आया वो क्या आया है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज इनसाइड ए स्फीयर उसके 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स आया है, और यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारा फ्लक्स आता है वो 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स आता है टोटल चार्ज इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, स्फीयर बोल सकते हैं, स्फीयर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से देखो ये प्रूव आ गया हमारा कि गॉस लॉ हमारा क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स होता है किसके, चार्ज क्लोज्ड इनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड स्फीयर, ठीक है। तो ये था हमारा गॉस लॉ, ठीक है। तो और देखो जो हमारे गॉस सर ने हमें क्या बताया था कि जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे ना उसके लिए कंडीशन ये कि हम गॉसियन सरफेस लेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी क्या थी कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज इनसाइड मतलब जो इसके अंदर वो सिमेट्री होनी चाहिए चार्ज की, ठीक है, चार्ज की हमारी क्या होनी चाहिए, सिमेट्री, ठीक है। और जो हमारी गॉसियन सरफेस होती है ना, जो हम सरफेस लेते हैं, मान लिया अगर हमने यहाँ पे रेडियस r ले ली, ठीक है, उसके बाद हम ये भी मान सकते हैं, मान लिया इसकी रेडियस r/2 भी ले सकते हैं, r की जगह हम 2r भी ले सकते हैं, मान लिया इसकी r/2 ले ले, ठीक है, दूसरे वाले सरफेस की मान लिया 2r ले ले, ठीक है। तो हमारा जो फ्लक्स है ना वो ना तो उसके शेप पे डिपेंड करता है ना ही उसके साइज पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड इन ए स्फीयर, सिर्फ वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो इसके अंदर चार्ज है, ना तो उसकी जो शेप है उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना ही उसके साइज से कोई इफेक्ट पड़ेगा। 2r का स्फीयर हो सकता है, हाफ रेडियस का स्फीयर हो सकता है, स्फीयर कैसा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड वो सिर्फ किस पे करेगा, जो उसके अंदर चार्ज है, ठीक है। तो ये भी हमें गॉस सर ने बताया था कि गॉसियन सरफेस का यूज करते समय हमें ये भी देखना है कि चार्ज की सिमेट्री होनी चाहिए, और साथ में अगर हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो शेप और साइज का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट सिर्फ किसका पड़ेगा, जो उसके अंदर चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा था गॉस लॉ। अब देखो अब हम
हैं जो गॉस लॉ से हमारा जो कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन आया था वो। ठीक है, देखो गॉस लॉ से डिडक्शन कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, डिडक्शन हम करेंगे किसका, कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन करेंगे गॉस लॉ से। ठीक है, देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे वही स्फीयर लिया, यहाँ पे हमने कोई चार्ज ले लिया। ठीक है, ये वहां यहीं पे हमने क्या किया, फिर से एरिया एलिमेंट डी ले लिया, और हमें पता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड का चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा, ठीक है ये देखो। ठीक है, ये हमने ले लिया, हमने यहाँ पे रेडियस आर ले ली, और हमें पता है कि हमारा गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई डॉट डी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन। ये होता है हमारा नेट फ्लक्स, यानी ई डॉट डी ए हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ठीक है, अब देखो यहां से देखो ई हमारा क्या है, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस लेनी है इसके अंदर, जब हम गॉस लॉ का यूज करेंगे हमें गॉसियन सरफेस लेनी है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लें, और यहाँ से डीए को जब इंटीग्रेशन ऑफ डीए हर एक एरिया छोटे छोटे एलिमेंट का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया मान लिया, उसका इंटीग्रेशन ए आ गया, और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या लिया है, स्फीयर लिया है। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन टाइम्स। ठीक है, अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होती है, किसी चार्ज जब रखा हो कोई चार्ज, तो उसके कारण उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही होता है। ठीक है, अब देखो हमारा मान लिया, अब इस ये हमने मान लिया पॉइंट P मान लेते हैं, हमने इस पॉइंट P पर कोई एरिया एलिमेंट लिया था। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम कोई अनदर चार्ज Q नॉट मान लेते हैं, इसी पॉइंट से थोड़ा सा आगे हम पॉइंट चार्ज Q नॉट मान लेते हैं। ठीक है, जब हमने Q नॉट लिया, यहाँ पे हमारा चार्ज Q था, अब ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, इसके कारण इसके ऊपर एक फोर्स फील होगा इसको। तो हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ये कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमें क्या निकालना है कि इसके कारण ये जो हमने चार्ज रखा था इधर, ये सॉरी इसके कारण इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि ये चार्ज लगाएगा इसके ऊपर, तो इसके इस चार्ज के कारण इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। तो फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे E इंटू क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, Q नॉट। और यही तो हमें कूलॉम्स लॉ कहता था कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, उन दोनों का प्रोडक्ट, और इनवर्सली रिलेटेड होता है रेडियस के बीच में, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच में डिस्टेंस r भी तो थी और ये होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो हमने किससे डिडक्शन किया, गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन किया। ठीक है, तो ये हमारा था कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन आएंगी उनके बारे में। गॉस लॉ की वैसे तो एप्लीकेशन होंगी स्फीयर के कारण, उस इनसाइड द स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर। पहले हम बात करते हैं जब हमारा चार्ज क्या हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की एप्लीकेशन करेंगे हम। ठीक है, और फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या होगी, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। ठीक है, जब हमारा जो मान लिया लॉन्ग वायर है, कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, चार्ज मतलब पूरी देखो इस तरीके से, मान लिया हमने ये लेंथ ले ली L, ये हमने कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले ली, इस पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड
ठीक है। अब देखो ये जो इस तरीके से जो हम चार्ज वायर देते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, इसमें जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज लैम्डा, ठीक है। लैम्डा ही हमारी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी जब हम चार्ज को एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज मतलब वायर में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो भी हमारी क्या होती है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो जब हमने इसको चार्ज को इस तरीके से कर दिया, ठीक है, अब देखो इसके कारण जो गॉसियन सरफेस बनेगी, देखो आप पहले देखो कि हमारा चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इससे आउटवर्ड होगा इस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटवर्ड। अब देखो हाँ, इसके कारण जो हमारी गॉसियन सरफेस बनेगी ना, वो कौन सी सरफेस बनेगी, वो बनेगी हमारी सिलेंडर, ठीक है। यानी जब हमारे पास क्या हो कि जब पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या हो, एक यूनिक मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में हो, उसके कारण जो गॉसियन सरफेस क्रिएट होती है वो कौन सी होती है, दैट इज सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें क्या बनना शुरू हो जाएगा, हमारा सिलेंडर, यानी इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q है पूरा, और इसकी सिलेंडर की लेंथ हम L मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी ये हमारी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके कारण हमारा क्या बना, सिलेंडर। जब हमारा चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली चार्ज, इनफाइनाइटली चार्ज वायर मतलब लॉन्ग लेंथ में वो वायर उसमें चार्ज हो, और उसके कारण जो गॉसियन सरफेस बनती है वो हमारी कौन सी बनती है, एक सिलेंडर, इसलिए हम इसमें सिलेंडर लगाएंगे। अब देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज, क्योंकि गॉस लॉ की एप्लीकेशन ही है ये फर्स्ट। देखो कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, Q बाय एप्सिलॉन टाइम्स, ठीक है, यानी E डॉट dA, ठीक है। अब देखो एक तो हमारा सरफेस ये हो गया, ठीक है, एक हमारा सरफेस ये हो गया। अब देखो ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो एरिया एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो एरिया एलिमेंट इसके परपेंडिकुलर कुछ इसी तरीके से, और इस डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके, यानी इनके परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो हमारे पास, देखो पहले ये देखते हैं कि जो नेट फ्लक्स आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, क्योंकि हमारे पास तीन सरफेस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दिस वन, ठीक है। यहाँ से देखो फर्स्ट फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया एलिमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट के बीच में। अब इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो cos 90 क्या यानी 0, तो E dA cos थीटा cos 90 यानी 0, यानी पूरा फ्लक्स क्या आ गया, 0। इसके कारण भी हमारा फ्लक्स क्या आएगा, 0, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब देखो हमारे पास जो फ्लक्स मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के कारण मिलेगा, क्योंकि एरिया एलिमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा एरिया एलिमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो यही होगा एरिया एलिमेंट, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, यानी EDA cos 0 यानी 1, तो हमारे पास ये आया EDA, ठीक है, यानी जो नेट फ्लक्स आया वो हमारे पास EDA, नेट फ्लक्स हमारा Q बाय एप्सिलॉन टाइम्स होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा सिलेंडर का यानी जो नेट फ्लक्स है, देखो हमारा जो नेट फ्लक्स है जब हम सोल्व करेंगे, यानी E डॉट dA, इंटीग्रेशन ऑफ dA, क्योंकि एरिया एलिमेंट क्या हमारे छोटे छोटे मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा नेट एरिया क्या है, इसका सिलेंडर का एरिया हमारा क्या होता है, 2πrl, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2πrl, ये आ गया हमारा सिलेंडर का एरिया,
ठीक है, हमने यहाँ से ये सोल्व कर दिया नेट फ्लक्स। अब नेट फ्लक्स हमारा Q बाय एप्सिलॉन टाइम था। अब देखो E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, और इज इक्वल टू किसके इक्वल है, Q बाय एप्सिलॉन टाइम्स के, क्योंकि नेट फ्लक्स हमारा गॉस लॉ में यही तो कहता है कि हमारा नेट फ्लक्स Q बाय मतलब 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स है किसके, चार्ज इनक्लोज्ड इन द स्फीयर, मतलब जो अभी हमने लिया सरफेस, ठीक है। अब 1 बाय Q है, देखो यहाँ से Q, क्योंकि हमने शुरू में क्या थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी, तो यहाँ से हमारा जो Q है वो क्या आएगा, लैम्डा इनटू एल, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू में लेंथ, तो यानी देखो E इनटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, अगर इसको लैम्डा इनटू एल ले और बाय एप्सिलॉन नॉट ले, ठीक है, तो यानी हमें निकालना क्या था, फील्ड तो निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और यही फील्ड हमें निकालना था उस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण, है ना। देखो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण, ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था, फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर, तो ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी किसकी, गॉस लॉ की, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, अगर इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, an infinitely charged लीनियर चार्ज है ना, लीनियर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, लीनियर चार्ज एंड इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड, कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन पर कूलम, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यही होती है ना, ये न्यूटन पर कूलम, एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन है, यानी r, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.02 मीटर, ठीक है, ये गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इसका फॉर्मूला देखो हमने अभी करवाया था, क्या था कि E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, सॉरी 4 पाई था ना, ये था ना हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, सॉरी 2 था हमारे पास, ठीक है, ये था हमारा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी ये थी, जो लेंथ थी वो क्या थी, वो हमारी क्या थी, 4 पाई था ना हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई था ना, 4 पाई आर स्क्वायर ये वाला, तो ये हमने निकाली थी लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से देखो अब सारी हमें क्या है, फील्ड गिवन है, फील्ड कितना है, 9 into 10 raised to power 9, ठीक है। लैम्डा हमें निकाला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.02, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऊपर मान सकते हैं कि 9 into 10 raised to power 9, ठीक है। लैम्डा को अगर हम सोल्व करेंगे, देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं ना, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो हमारी क्या आई थी, 2 पाई था ना, सॉरी यहाँ पे 2 पाई था रिलेशन, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r था, 4 पाई नहीं था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 2 पाई था ना, ये था। तो जो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये हमारा था रिलेशन, ठीक है। यहाँ से देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ठीक है, ये r हो गया और यहाँ पे लैम्डा था। अब अगर हमें लैम्डा निकालना है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 into 22/7, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 8.85 into 10 raised to power -12, ये हमारी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक नहीं बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट,
ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू कितनी थी 8.85 into 10⁻⁻12, ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था। अब देखो हम एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसी के बेस में। एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं यहाँ से। क्या हम फर्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर जा रहा है, एंड वेरीज विद डिस्टेंस, एंड वेरीज विद डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है 250 R, ठीक है। वोल्टमीटर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टमीटर भी होता है ना, इसको हमने रिलेशन से निकाला था, ठीक है। और कैलकुलेट करना है चार्ज कंटेन, कैलकुलेट चार्ज कंटेंट इन ए स्फीयर, ठीक है। और रेडियस कितने गिवन है, ऑफ रेडियस 0.2 मीटर गिवन है, ठीक है। और इनवर्ड मतलब क्या हो रहा है कि एंटर्ड एट ए ओरिजिन के अंदर एंटर करें। अब देखो यहाँ से देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, वेरी कर रहा है डिस्टेंस हमारा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 250 R की जो रेडियस हमारे पास कितना है 0.2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ये यूनिट हमने कहां से निकाली थी, जो हमने ये रिलेशन निकाला था ना, माइनस का कर्ल V बाय कर्ल R इज इक्वल टू E आया था, वहां से हमने ये रिलेशन निकाला था, ये वाली यूनिट निकाली थी वोल्ट पर मीटर, है ना। यहाँ से देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, देखो हमें क्या निकालना है चार्ज कंटेंट। अब देखो हमने जो फील्ड निकाला था, जो हमारा फ्लक्स था नेट फ्लक्स, वो हमारा क्या आ रहा था E इंटू डी। अब देखो जो भी हमने ये एलिमेंट लिया था डी जो भी लिया था, ds ले सकते हैं। हमारे पास स्फीयर का हमें पता है एरिया क्या होता है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, और रेडियस हमें कितनी गिवन है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ से 50 आ गया था 50, ठीक है, 422/7 और r यानी 0.2 का स्क्वायर। इस तरीके से पहले हम क्या निकालेंगे फाई, यानी फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा। अब देखो फ्लक्स और चार्ज के बीच में हमारा क्या रिलेशन था कि जो नेट फ्लक्स था वो हमारा क्या था चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो था। अब यहाँ से हम चार्ज निकालेंगे, हमें निकालना क्या था चार्ज कंटेंट इन ए स्फीयर, तो यहाँ से q को निकालेंगे, दैट इज फाई नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। फाई नॉट की वैल्यू हम यहाँ से जो भी आएगी और इनटू एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है 8.85 इनटू 10⁻⁻12 क्या होगा, इसकी यूनिट हमने निकाली थी ना एप्सिलॉन नॉट की, तो वो यूनिट रख के इसको हम सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा चार्ज जो है उस स्फीयर के अंदर कितना इनक्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाली आज लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली कि जो हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के अंदर जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो किस तरीके से हम उसमें क्या निकालेंगे गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फील्ड किसके कारण, जो सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है, उसके इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।